नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हमें आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आप लोग जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना व्यस्तता बढ़ाए रखिए। और आइए आज सीडीपी का जो है 10वां क्लास है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो ऑप्शन है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौरान पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास के नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? जो विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले जो है सिद्धांतकारी, तो किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो ऑप्शन है, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, एवं विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? जो है छोटे बालकों के लिए जो समाजीकरण की जो है प्राथमिक संस्था क्या होती है? तो ऑप्शन है, मुद्रक संचार और धार्मिक संस्था, विद्यालय या तत्कालीन तत्कालीन जो है परिवार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो है छोटे बालकों की जो है प्राथमिक जो है प्राथमिक संस्था जो है उसका परिवार होता है, घर होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्कालीन परिवार जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों के उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, तो इसे क्या कहलाती है? ऑप्शन है, उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण या स्कीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाइयां महसूस करते हैं? तो इसका ऑप्शन है, पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक,
मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व जो है संक्रियात्मक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पादन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो है उत्पाद है कौन सा है? तो आप लोग जगे रहिए और पढ़ते रहिए। तो बताइए इसका ऑप्शन है आनुवंशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, अस्मिता निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक जो है संपर्कता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? तो ऑप्शन है जीमोर ब्रूनर, डेविड आशुबेल, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की। तो ये जो है गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के विकास के लिए जो होती है, तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की का मानना है। तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लारेस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होती है। तो ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या औपचारिक परंपरागत स्तर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? जो एक संरचनावादी की जो है अध्यापक की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन है बहुत अमूर्त विचार पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, कभी नहीं, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? तो इसका ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, बोधन बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये चार ऑप्शन दिया गया है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा कि जो है अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में इसको शामिल नहीं किया है? बताइए इसका कौन सा होगा सही? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बोधन बुद्धि, इसको अपने इसमें शामिल नहीं किया है बहुबुद्धि सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो
अध्यापक उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही। और तर्क है, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए सही, इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। जो आर जो है ए की इसका व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो ऑप्शन दिया है अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाएगा, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत की जाए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे उदाहरण जो है प्रस्तुत की जाए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। तो देखिए इसमें से दिया है कि मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापक के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, विद्यार्थियों का नामांकन करना। तो ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है और केवल 2 और 4 सही है। तो इसमें जो है आपको मिश्रित योग्यता समूह बनाना सही हो जाएगा और पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ये भी सही हो जाएगा और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का नामकरण करना ये गलत बात है। तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है कि, ऑप्शन है कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रट कर याद करने पर बल दिया जाए। बिल्कुल ये गलत है। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। जो है अधिगम हेतु जो मूल्यांकन जो है कैसे होना चाहिए। तो ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, कभी नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत, मानकीकृत कभी नहीं होनी चाहिए, मानदंड संदर्भित भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा रचनावादी जो है, रचनात्मक जो है यही होना चाहिए सही उत्तर इसका। विभिन्न जो है सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, ऐसी चर्चाएं सुसज्जित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो, प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिससे जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचना में सुधार कर रहा है। तो ऐसा करके स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऑप्शन है मुख्य धारा से उसको जोड़ रहा है, या बहिष्करण कर रहा है, या एकीकरण समाकलन कर रहा है, या समावेशन कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा जो स्कूल कर रहा है तो ये आपका समावेशन कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर सही डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या करने से बचना चाहिए। तो ये बचने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन है दृश्य व्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो जो है आवर्धक लेंस जब उसको क्षीण थोड़ा बहुत दिखता होगा तो लेंस की जरूरत होगी। बड़े आकार में छिपी पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख ये भी होनी चाहिए। तो जो है ये दृश्य अव्यवस्थित नोट्स जो है ये इसमें से इसी से बचना चाहिए, अव्यवस्थित नोट्स से। अगला क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किल होती है। बिल्कुल सही है। वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। बिल्कुल सही है। वे अक्सर कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं। ये भी सही है। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। यही आपसे कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन है स्वर्ण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन, या संश्लेषण। तो इससे विद्यार्थी के जो है पढ़ाने के लिए उपागम का जो प्रयोग किया गया है वो है स्वर्ण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को अत्यधिक अवसर मिले। तो ऑप्शन है, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, ज्ञान का निर्माण करने से, तथ्यों को रट कर याद करने से, या निष्क्रिय होकर सुनने से। तो इससे जो अवसर मिलेगा तो ज्ञान का निर्माण करने से उन लोगों का अवसर मिलेगा ज्ञान का निर्माण करने। तो सही है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों को चाहिए बनने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए बनने के लिए सुसाधित करना। तो क्या बनने के लिए सुसाधित करेगा? स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगम करता है, निष्क्रिय अनुकरण करता है, या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। तो दोस्तों जो है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करेगा। तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अधिकथन दिया है और तर्क दिया है कि शुरुआती उम्र में ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक शारीरिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही है। और तर्क दिया है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। तो इसका सही विकल्प को जो चुनाव करना है तो ये सही है, लेकिन जो है आर गलत है, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र का व्यवहारात्मक हो, हम अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, अधिगम का जो है स्वभाव जो है प्रयोगात्मक हो। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम का जो है स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। तो वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? तो ऑप्शन है, निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, एवं ऑप्शन डी स्मृति सहायक विधियां। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा, अनुरूपक सोच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। जो है त्रुटियों को उसको एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं देना चाहिए, गलत बात है। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। त्रुटियों का जो है अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्व होता है। जो बार बार गलती करता है और इसको बार बार गलती करने से बचने के लिए जब उस पर ध्यान दिया जाता है तो गलतियाँ कम होने लगती है। इसलिए ये भी गलत है। तो ये और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को, तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनर्उत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनर्उत्पादित करना चाहिए। एवं ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही, जो है नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है एकल तत्व दृष्टिकोण, वार्षिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण एवं अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है एकल तत्व दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें। बिल्कुल गलत बात है। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापक को विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। देखिए लग रहा है कि, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करें, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ये भी सही है। अध्यापन का संरचनावादी उपागम, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानकीकृत जो है पाठ्यक्रम जो है, यही आपका सहयोग नहीं करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का यही उत्तर होगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है। तो आपका ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल को अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।